हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 5.3। तो ये वाला जो प्रश्नावली थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और इस वीडियो में ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट 4 है। पार्ट 1 से लेकर 3 तक के जितने भी आपका वीडियो है उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तथा जब वीडियो को एंड तक देखेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ मिल जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो हमें तो ये चीज़ उम्मीद है कि 90% स्टूडेंट तो छोड़ देते हैं, समझ में ही नहीं आता कि भाई ये इसको हल कैसे करें। यहाँ पर ना ही कहीं एपी बना हुआ है तो इसका फिर हम लोग मान निकालें कैसे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 उसके बाद से AN से एक AP बनती है। इनके मदद से कह रहा है कि एक AP बनता है और कह रहा है कि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित कीजिए। कह रहा है कि एन का वैल्यू कुछ यहाँ पर दे रखा है और इसके मदद से आप एक एपी बनाइए और उसको हल कीजिए। ठीक, कैसे करेंगे आइए देखिए। सिंपल है, इसमें हमें क्या है, यहाँ पर जो एक है ये कहाँ पर है, एन के स्थान पर है। ठीक है, दो है वो भी कहाँ पर है, एन के स्थान पर है। तो हम क्या करेंगे, एन के स्थान पर 1 2 3 ऐसे ही पुट कर देंगे और हमारा एपी बन जाएगा। देखिए कैसे, दो है तो फर्स्ट वाले को पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A1। ठीक है, A1 बराबर ये हमारा कितना होता है, इसके स्थान पर 1 हमने रख दिया तो 3 प्लस में 4 गुणे इसके स्थान पर भी 1 रखेंगे तो 4 3 7 ये हो जाएगा। ठीक है, A2 बराबर में तो हो जाएगा 3 प्लस में 4 गुणे 2 तो 4 दूना 8 3 11। ठीक है, उसी तरीके से A3 बराबर में 3 प्लस में 4 गुणे 3 4 3 12 3 15 ये इस तरीके से। इसी तरीके से आप A4 A5 जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हालांकि यही तीनों से ही हमारा काम हो जाएगा तो आगे क्या होगा निकाल करके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 कामा 11 कामा 15। इस तरीके से हम और भी आगे निकाल सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से समझिए, और एक चीज़ और कि इसी क्वेश्चन में नीचे एक लाइन और दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर नहीं नोट किया है तो चलिए बुक में आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। एक हम बता दे रहे, दूसरा आप देखिए स्वयं ईजिली आप कर लेंगे। तो इसमें जो लास्ट में आपका दिया है कितना, कितने पदों का, 15 पदों का। तो पदों को हम किससे दर्शाते हैं, कोई भी पद हो उसको हम एन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एपी बन गया, ई बराबर में हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, डी निकालेंगे तो 11 में 7 जाएगा तो 4 4। ठीक है, अब n बराबर तो कितना पद पूछ रहा है, तो 15 पदों का योग बताना है। तो n बराबर में कॉमा लगाते हैं 15 ये चीज़। ठीक है, तो हमें योग बताना है तो फॉर्मूला लगा देंगे योग वाला कि SN बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 और d। ठीक, इस तरीके से। तो n बराबर में 15 रखना है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 15 बटे में 2, फिर 2a यहाँ पर एक स्थान पर 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर इसके स्थान पर 15 माइनस का 1 और d के स्थान पर 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 बटे में 2 14 प्लस में 14 चौका 56, यहाँ पर आपका हो जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 बटे में 2, इसको जोड़ देंगे तो 60 70 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 70, इससे हम काट देंगे तो 35 हो जाएगा। तो 15 गुणे 35। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 का 5 15 × 45 5 50 और 52। ये सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। इसी तरीके से इसमें भी सेम यही वाला काम करना है। इसमें भी आपका A1 बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 5 गुणे 1 बराबर में, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। A2 बराबर में 9 माइनस का 5 गुणे 2, तो 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। A3 बराबर में 9 माइनस का 5 गुणे 3 बराबर में 15 में से 9 जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 निकल, ये बहुत है। तो पहला पद आपका 4 है, दूसरा पद माइनस का 1 है, तीसरा पद माइनस का 6 है, चौथा पद पाँचवा पद जो निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका A बराबर कितना हो जाएगा 4, D बराबर में कितना हो जाएगा, तो इस -1 में से
4 माइनस करना है, तो -4 -1 आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। और हमें लास्ट में एक चीज़ दिया हुआ था ना, जैसे यहाँ पर हमने कितने पदों का योग बताना था, 15 पदों का ना, तो n बराबर हमने 15 माना था, तो 15 पदों का योग बताना है, तो इसलिए n बराबर में 15 ले लेंगे। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, SN बराबर में n/2, 2a प्लस में n-1 और d। सिंपल इस पर रख करके हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखिए आपके हिसाब से ये प्रश्न सबसे डिफिकल्ट प्रश्न है, ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका एकदम आसान बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेंगे ना, फिर आप कहेंगे कह रहे यार बहुत आसान है ये। देखिए कैसे कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है, कह रहा है n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात यस1, ठीक है। प्रथम पद मतलब कि अच्छा, प्रथम पद को लिखते कैसे हैं, प्रथम पद को हम a1 से लिखते हैं, ठीक है, a1 से, अर्थात यस1। अब इसका मतलब बस यही सारा चीज़ है, कह रहा है कि प्रथम पद के बराबर ही यस1 भी है, ठीक है। प्रथम पद a1 बराबर में s1 है, ठीक है, ये दोनों का मान बराबर ही है। तो कह रहा है कि प्रथम पद या फिर यस1 क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद से ये चीज़ एक पहला चीज़ पूछ दिया। दूसरा कह रहा है कि दो पदों का योग क्या होगा, ठीक है। अच्छा, दो पदों को हम कैसे लिखेंगे, दो पद, तो ये हमारा मान लीजिए पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, इसी तरीके से लिखते हैं। तो इसी तरीके से दो पदों का योग मतलब a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इनका योग मतलब कि दोनों पदों को जोड़ने पर योग निकल जाएगा। अब एक तरीका और लिखने का कि दो पदों का योग पूछ रहा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पदों को हम क्या लिखते हैं, पदों का टोटल संख्या कितना है, तो हम कहेंगे पदों की टोटल संख्या 2 है। तो n बराबर में हम पदों को n से दर्शाते हैं, ठीक है, तो n बराबर में 2 है। हमें ज्ञात करना है SN, तो SN, तो n बराबर 2 है, तो क्या हम SN के स्थान पर 2 लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि a1 प्लस a2 बराबर में s2 है, ठीक है। इसका मान निकले या फिर इसका मान निकले, सब क्या है, ये और ये आपस में बराबर ही है। इसका यूज है इसलिए बता रहे हैं। चलिए अब इस पर आते हैं, और चलिए दूसरा पद क्या कह रहा है, दूसरा पद क्या है। अब इसमें कहीं पर योग नहीं पूछा है, तो दूसरा पद कैसे दर्शाते हैं, a2 लिख देंगे। उसके बाद आगे क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद कैसे लिखेंगे, a3 लिख देंगे। 10वें पद a10 लिख देंगे। nवें पद an लिख देंगे। ऐसे ही तो करना पड़ता है। अब आइए यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले कहता है n पदों का योग, ठीक है, n पदों का योग, तो SN बराबर में कह रहा है कि 4n-n², ये इतना है, ठीक। तो हमें S1 ज्ञात करना है, और S1 क्या है, प्रथम पद के बराबर है, A1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, S1 बराबर में 1 कहाँ पर है, n के स्थान पर, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ रख देंगे। 4 गुणे 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 1 4 रह जाएगा, -1 तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कर दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 4 गुणे 1 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, बराबर में 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकला, S1, और S1 बराबर कितना निकल गया आपका, S1 बराबर में 3 निकल गया, ठीक है। और S1 बराबर निकला मतलब कि A1 बराबर निकला, अर्थात A1 बराबर भी या फिर A बराबर भी 3 निकल चुका है, ठीक है। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब आगे समझिए, हमें क्या निकालना है। उसके बाद से क्या करें, दो पदों का योग, ठीक है। दो पदों का योग मतलब कि A1 प्लस A2 या फिर यस2, इन दोनों में से कोई भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यस2 का यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यस2 निकल जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यस2 रख दिए, फिर 4 गुणे n के स्थान पर 2 रख दिए, माइनस का 2 रख दिए, फिर ये 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 2 मतलब कि 4, तो ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 4। तो यस2 आपका कितना निकला, यस2 आपका निकल गया 4, ठीक है। अब हमारे पास देखिए A1 हमारे पास 3 निकला है, और उसके बाद से पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, मतलब A2 हमें बताना है। तो A1 का मान कितना है, 3 है, यस2 का मान कितना है, 4 है, तो A2 का मान निकल नहीं जाएगा। देखिए कैसे, इस वाले में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3
प्लस में A2, ठीक है। A1 का मान 3 है तो यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। इसके स्थान पे A2 का मान 2 है, S2 का मान 4 है, ठीक। अब इसको इधर भेज देंगे तो A2 बराबर में 4 माइनस का 3 बराबर में 1, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं A2 बराबर क्या मिला, 1 मिल गया, आ गया ना मान, ठीक है। और ये भी बताना था, ये भी हमने ज्ञात कर दिया और A2 भी ज्ञात हो गया। और उसके बाद से और भी कुछ ज्ञात हुआ है क्या, ये आपका S2, ये भी आपका ज्ञात हो गया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे A1 बराबर कितना है, 3 है, A2 बराबर कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हम D निकाल सकते हैं ना, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है, ठीक है। तो A2 कितना है, 1 है, A1 कितना है, 3 है, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो D बराबर माइनस का 2। अब यहाँ से सारा मामला हमारा क्लियर हो गया। देखिए कैसे, तीसरा पद मतलब A3, तो भाई साहब A3 बराबर में A प्लस में 3 है तो 2D लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A का मान 3, 2 और D का मान माइनस का 2, ठीक। 2 दूना 4, तो ये हो जाए कितना, ये 3 है तो 3, 2 दूना 4, माइनस का 4, इसको घटा देंगे तो माइनस का 1 आ गया आपका A3, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, A10वें पद मतलब कि A10, ठीक है। A10 बराबर में A प्लस में 10, A कम करके फॉर्मूला बनता है ना, 9D हो जाएगा। A का मान 3 है और उसके बाद से 9 गुणे D का मान माइनस का 2 निकला है यहाँ से, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो ये आपका 3 प्लस का 9 दूना 18, ठीक है। अब 18 में से 3 आपको घटा देंगे तो माइनस का आपका हो जाएगा 15। लीजिए ये भी निकल गया। और क्या बचा है, nवें पद, लीजिए ये भी निकल जाएगा। nवें पद, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में n माइनस का 1 और D, यही होता है ना। A का मान 3, उसके बाद से n का मान नहीं मालूम है तो नहीं लिखेंगे, D का मान माइनस का 2, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस में ये इसमें गुणा करेगा तो माइनस का 2n, फिर ये भी माइनस तो प्लस का 2। अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2n प्लस का 2, ये और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस का 2n। तो an बराबर में ये निकल गया हमारा, ठीक है। बस इतना ही तो निकालना था, अब तो कुछ निकालना नहीं है, बस ख़त्म हो गया, सिंपल सा था, ठीक है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्रथम 40, ठीक है, प्रथम 40 धन पूर्णांक का मतलब क्या है, अच्छा पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक, ये सभी सभी क्या है, पूर्णांक में है, ठीक है। इसको पूर्णांक कहते हैं, गिनती को ही पूर्णांक कहते हैं। और अगर दशमलव में होता है या फिर बटे में होता है या फिर रूट में होता है तो ये सब पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है माइनस का 2 या फिर माइनस का 42, ये सभी क्या है, ये पूर्णांक में है, ठीक है। प्लस में हो या फिर माइनस में हो, बस ये रूट वोट में या दशमलव में या बटे में ये नहीं होना चाहिए, सभी सभी पूर्णांक है, ठीक है। माइनस में हो तो भी पूर्णांक होगा, प्लस में होगा तो भी पूर्णांक होगा, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है, धन की, मतलब कि सभी सभी प्लस में। और उसके बाद से धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि 6 से विभाज्य है। अब इसमें ये चीज़ कह रहा है, सिंपल मतलब ये समझिए, ये कह रहा है कि 6 से मतलब कि 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के और 40 तक, 1 से लेकर के 40 तक इनके बीच में कौन कौन से ऐसे पद हैं जो 6 से अगर भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, पूरा पूरा कट जाए, और उनको जोड़ें तो कितना है, कितना आएगा। जैसे कि मान लीजिए 6 से कौन कौन कट जाएगा, 6 से खुद 6 से अगर 6 में भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 6 का नाम 6, मतलब एक तो हमारा 6 हो गया, ठीक। अब दूसरा ये 12, ठीक है, तीसरा 18, तो इसी तरीके से 40 तक, ठीक है, इसी तरीके से 40 तक हमें बताना है कि अगर हम 6 से लेकर के 40 तक के पदों को जोड़ दें तो टोटल कितना आएगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला पद क्या, 1 में हम 6 से भाग करेंगे तो कटेगा,
नहीं कटेगा, 2 में भी नहीं, 3 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, 6 से कट जाएगा। तो पहला आपका 6 हो गया। अब इसी 6 में एक और 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 से पहले 6 के बाद देखिए बीच में कौनों नहीं कटेगा 6 से। ठीक है, 6 के बाद आता है 7 भी नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं। ठीक है, 12 कट जाएगा। 12 में फिर 6 जोड़ दीजिएगा, 18 हो जाएगा। 18 से पहले और 12 के बाद कोई नहीं कटेगा। फिर 18 से 24। ठीक है, इसी तरह जितना चाहे आप लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 40 धन पूर्णांक तक हमें टोटल हमें कितने पद ज्ञात करना है, तो 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए पहला पद क्या है आपका 6। ठीक, अब 6, अब इनके डी निकाल लेते हैं बीच का अंतर, तो 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, कितने पद हमें बताना है, तो 40 धन पूर्णांकों का योग बताना, मतलब कि 40 पदों का योग बताना है। ठीक है, तो पदों को हम n से लिखते हैं, तो n बराबर में आपको हो जाएगा 40। अच्छा, योग पूछ रहा है तो SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। SN बराबर में n/2 2a प्लस में n - का 1 और d, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो n के स्थान पर 40 रखना है, तो S 40, यहाँ भी n है तो 40/2, 2a तो a के स्थान पर 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। n के स्थान पर 40 माइनस का 1, d के स्थान पर 6, ये चीज़। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 12 प्लस में ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और गुणे में 6। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 20 और 12 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 54 का 4, हासिल बचे 5, 6 3 18 और 5 23। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, इसको हम जोड़ करके गुणा कर देंगे तो 34 10 44 46 246। ठीक, अब इसका गुणा कर दिए, सिंपल आपका आंसर आ गया। तो कितना हो जाएगा, ये 0 है तो 1 0 लिख दीजिए, फिर 2 से इसमें करिए, 2 6 12, फिर 2 चौका 8 1 9, 2 दूना 4। ठीक है, ये 49 और 20, सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न 13। ठीक है, एक लाइन का प्रश्न है, देखिए कैसे इसको हल करेंगे। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है, गुणजों का मतलब क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसमें 8 आए। ठीक है, तो क्या 2 में 8 आएगा, नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, ठीक है, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में 8 आएगा। ठीक है, मतलब कि 8 गुणे 1 ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या आ रहा है 8 आ रहा है। उसी तरीके से 9 में आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 लिखिए और ऐसे आप कर लीजिए, 2 5 10, फिर 5 1 आना 5 कहाँ पर आया, 5 आया, 2 आया। ठीक है, इसी तरीके से आप 11 में 12 में 13 में नहीं आएगा। ठीक है, 16 में डायरेक्ट आपका आएगा। अब कैसे जानेंगे 16 में आएगा, तो देखिए इसके लिए तरीका होता है। तो पहला में मिला है 8 में। ठीक है, पहला में 8 मिला, 8 गुणे 1 करेंगे तो इसमें 8 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ज्ञात करने के दूसरा किस में मिलेगा, तो 8 में 8 जोड़ दीजिए तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा किस में मिलेगा, तो 16 में 8 फिर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब चौथा ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल हमें कितने 15 गुणजों को हमें ज्ञात करना, गुणजों का योग हमें बताना है। ठीक है, 15 मतलब कि 15 पद हमें बताना है। तो ये क्या है हमारा n है। ठीक है, संख्या दिया हुआ है ना कि कितने संख्या, तो यहाँ पर 15 संख्याओं का हमें योग बताना है। तो चलिए a बराबर में 8 हो जाएगा, और उसके बाद से d बराबर में 8 में से 8 जाएगा तो आपका आ जाएगा 8। ठीक, कितने पदों को बताना है 15, n बराबर में आपका हो जाएगा 15। अब सिंपल है, आप इसका योग पूछ रहा है ना, तो ये n बराबर में SN बराबर में n/2 2a प्लस का n - का 1 और d, तो n के स्थान पर 15, S 15 बराबर में n के स्थान पर 15/2 2a, तो 2 है, a के स्थान पर 8 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर n के स्थान पर 15 माइनस का 1, d के स्थान पर 8, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15/2 16, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 गुणे 8। ठीक, उसके बाद से 15/2 16 प्लस 14 8 112। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12 10 22 28 हो जाएगा।
15/2 गुणे 128 काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 गुणे 2 छके 12 2 चौका 8। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 चौका 60 के 0 15 छके 90 और 6 96। सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है। विषम संख्या होता क्या है, जिसे हम 2 से विभाजित करें और वो न विभाजित हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप 1 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 0.5 ऐसे आएगा, दशमलव में ही आएगा। वही अगर आप 2 में 2 से भाग करेंगे तो फटाक से कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव में नहीं आएगा। तो जो दशमलव में जिसका मान दशमलव में आता है वो विषम है और जिसका दशमलव में नहीं आता है वो आपका सम होता है। क्लियर हो गया। चलिए, कह रहा है 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनको अगर हम जोड़ें तो टोटल कितना हो जाएगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए, क्या 0 विषम है, नहीं। 0 में आप किसी भी चीज़ से भाग करिए वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 विषम है तो हाँ 1 विषम है, 1 लिख देंगे। अब इसके बाद से 2, तो 2 क्या है, 2 विषम नहीं है। 2 को 2 से अगर काटेंगे तो आराम से कट जाएगा। तो 2 नहीं है, 3 है। ठीक है, 4 नहीं है, 5 है। उसके बाद से 5 के बाद से 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये टोटल 0 से 50 के बीच में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे इधर अगर हम देखें क्या कर रहा था 15 गुणजों का योग, तो ये क्या है 15 गुणज क्या है, ये अलग था। लेकिन इसमें क्या है, ये अलग नहीं, ये 0 और 50 के बीच में। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, 0 और 50 के बीच में ही बताना है। तो ये n बराबर नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप इतना 1 से और 2-3 आगे बढ़ जाना है, उसके बाद से लास्ट में पहुंचना है 50 के पास। तो 50 क्या विषम है, तो 50 को 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हड़ा के 25 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, विषम नहीं है, सम है। तो 50 से अब इधर आएंगे तो क्या 49 विषम है, तो कहेंगे हाँ 49 विषम है। ठीक है, 2 से काट के देखिए दशमलव में आएगा, तो यहाँ पर आपको 49 लिख देना है। इतना क्लियर हो गया। अब सिंपल है, ए बराबर में आपका 1 हो जाएगा। अब इन दोनों घटा देंगे तो 3 माइनस का 1 करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 2। तो डी बराबर आपका 2 आ गया। अब लास्ट वाला ये जो होता है इसको एल बराबर या फिर ए एन बराबर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ए एन का फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए ए एन का जो मान यहाँ पे आया है तो इसका हम करेंगे क्या, हालांकि हमें योग बताना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 और d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हमारा ए एन का कहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ हमें एन की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है। अब ए एन का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो एन का मान मिल जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस में n-1 और d होता है। ठीक है, ए एन का मान कितना है 49, ए का मान 1 यहाँ से। ठीक है, और एन का मान नहीं पता है, डी का मान 2, इसको हम इधर भेज देंगे तो जाके इसके साथ घट जाएगा तो 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, n-1 और गुणा कर रहा है 2, 2 को इधर कर देंगे तो 48 के साथ भाग करने लगेगा तो 48/2 हो जाएगा। n-1 बचा, इसको हम इधर भेज देंगे, पहले इसको काट लेते हैं, 24 दूना 48 तो हो जाएगा 24 बराबर में n-1। अब 1 को -1 को इधर भेज देंगे, माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 25 बराबर में n। देखिए एक फ़ायदा हुआ ना, n का मान मिल गया। अब योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे हमें बताना है n का मान 25 है तो यहाँ पर हम 25 बांध देंगे। ठीक है, n यहाँ पर भी है तो यहाँ पर 25/2 हो जाएगा। 2a, a का मान कितना 1 है, 2 गुणे 1 प्लस में n का मान 25, 25 माइनस का 1, d का मान कहाँ पर है ये, तो 2, यहाँ पर हो जाएगा 25/2, फिर 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, ये आपका घटेगा तो 24 गुणे 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/2, 24 गुणे 48 और 2 50 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ये, तो 25 गुणे
25, तो कितना हो जाएगा आपका 625। सिंपल आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए ये लिखा काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए हमने इसको नोट नहीं किया है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोक्त दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। इससे एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। सिंपल मतलब ये समझिए, किसी काम को करने में कह रहा है कि अगर एक दिन का विलंब होता है, ठीक है, एक दिन अगर लेट होता है तो आपको 200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 दिन लेट हो जाता है तो 50 रुपये और बढ़ा के देना पड़ेगा। 3 दिन लेट होता है तो 50 रुपये उसमें और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि एक दिन अगर लेट होता है तो उसमें आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 2 दिन लेट होता है तो 200 में 50 और बढ़ा के देना पड़ेगा। 3 दिन लेट होता है तो इस 250 में 50 और बढ़ा के देना पड़ेगा, मतलब कि 50-50 ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि टोटल किसी जो ठेकेदार है वो टोटल कितने 30 दिन तक विलम्ब कर दिया। ठीक है, 30 दिन पूरा लेट कर दिया, तो हमें बताना है कि 30 दिन में इसे कितना रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। समझिए, ए बराबर पहला पद है तो 200। ठीक है, अब डी बराबर तो कितना हो जाएगा 250 माइनस का 200, जितना ये बढ़ता जा रहा है उसी को हम लिखते हैं डी। निकल गया इतना। अब टोटल कितने दिन का हमें बताना है, तो 30 दिन का कितना जुर्माना लगेगा ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो 30 दिन का हम n बराबर मानेंगे। अच्छा, n बराबर क्यों मानेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या है, हमारा दिन है। ठीक है, दिनों की संख्या है या फिर पदों की संख्या, इसको आप दिनों की संख्या कहिए या फिर पदों की संख्या, और संख्या को हमेशा n से ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो दिनों की संख्या को हम क्या n से लिखेंगे। अब इसके बाद से हमें बताना है क्या कि टोटल उसे 30 दिन में टोटल उसे कितना रुपए देना पड़ेगा, तो कुल बताना होगा तो हम योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर में n/2 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये तो SN के स्थान पर 30 दिन का बताना है ना, तो यहाँ पर 30/2 फिर 2a तो कितना हो जाएगा, ये का मान 200 तो हो जाएगा 2 दूना 400। फिर n के स्थान पर 30 है ना, सॉरी 30 माइनस का 1, डी का मान 50, ये चीज़। ठीक है, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 15। अब यहाँ पर आपको हो जाएगा 400, फिर ये 29 गुणे 50, अब ये 15, फिर 400 लिख लेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो कितना होगा 5 9 45 का 5 5 दूना 10 4 14, पीछे से ये वाला 0। अब ये और ये जोड़ लेंगे तो 15 गुणे 1400 और 4 1850। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये वाला 0 है तो 0 सबसे पहले ले लेंगे इधर। 15 से इसमें 15 × 75 का 5 हासिल बचा 1। तो अब इसके बाद से 15/120 हासिल बचा था 7, 127 हो जाएगा तो बचा 7। ठीक है, 127 ऐसे ही तो लिखा जाता है ना, ये वाला 7 अगर हम ले लिए तो बचा 12 ना, याद रखिएगा 15 का ना 15, अब 12 आपका हो जाएगा कितना 27। सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि ये जो 15 क्वेश्चन थे ये आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।